सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है डेवलपमेंट। और इसी वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल हमारे सामने ये आता है कि ये डेवलपमेंट क्या होता है। द प्रोसेस इन विच समवन और समथिंग ग्रोज और चेंज एंड बिकम मोर एडवांस्ड। यानी डेवलपमेंट एक प्रोसेस का नाम है जहां पर समवन, अब समवन में क्या आ सकता है, ह्यूमंस आ सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ठीक है। और समथिंग यानी कोई चीज़ होगी, जैसा मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, गाड़ी हो गई, घर हो गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये ग्रो कर रहा है या चेंज हो रहा है। अब जैसे प्लांट वगैरह के अंदर ग्रोथ होती है, और जैसे आपका मोबाइल है तो उसको आप अपडेट करोगे तो उसमें चेंजेस आते हैं। इसी तरह अगर पीसी सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करोगे तो उसमें भी चेंजेस आएंगे। तो डेवलपमेंट इसी प्रोसेस का नाम है जहां पर कोई चीज ग्रो होती है या चेंज होती है, लेकिन एक कंडीशन और साथ में लगा दिया कि वो ग्रोथ और वो चेंज ऐसी होनी चाहिए कि वो उस चीज को और एडवांस बना दे और पहले से बेहतर बना दे। जैसे आप आइसक्रीम लेकर जा रहे हो और आपकी आइसक्रीम मेल्ट करने लगी, पिघलने लगी, तो वो भी तो एक चेंज हुआ, लेकिन उस चेंज को हम डेवलपमेंट नहीं कहेंगे क्योंकि वहां पर आइसक्रीम और ज़्यादा एडवांस नहीं हो रही है, बल्कि वो अपनी स्टेट से और ज़्यादा बुरी कंडीशन में जा रही है, ठीक है। आप नहीं चाहोगे कि आइसक्रीम मेल्ट हो। तो ऐसा ग्रोथ और ऐसी चेंज जो उस चीज़ को और ज़्यादा एडवांस बना दे, इसी प्रोसेस को हम डेवलपमेंट कहते हैं। आई होप आपको ये डिफिनीशन समझ में आ गई होगी और याद भी हो गई होगी। अब अलग अलग लोगों से आप जाके बात करोगे तो वो डेवलपमेंट के बारे में अलग अलग बातें करेंगे, ठीक है। उनसे पूछोगे कि आपको क्या चाहिए, तो वो बताएंगे अगर ऐसा हो जाए तो डेवलपमेंट हो जाएगा। दूसरे बंदे से पूछोगे तो कहेगा ऐसा हो जाएगा तो डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग लोगों के लिए जो डेवलपमेंट गोल है वो भी अलग होता है। तो ऐसे ही कुछ अलग अलग लोगों के बारे में हम यहाँ देखेंगे, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल्स जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं और एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है लैंडलेस रूरल लेबर, यानी रूरल एरिया के अंदर रहने वाला, विलेज एरिया के अंदर रहने वाला वो मजदूर जिसके पास खुद की जमीन नहीं है। तो आप खुद ही सोचो कि उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा, उसको क्या चाहिए होगा। तो उसके पास खुद की जमीन तो है नहीं कि वो अपने में खेती कर ले, तो वो कहीं दूसरी जगह जाके मजदूरी करेगा, दूसरे के लिए काम करेगा। तो वो चाहेगा कि ज्यादा दिन हमको काम मिले, क्योंकि जिस दिन वो खाली बैठेगा, कोई काम नहीं मिलेगा, उस दिन पैसा नहीं मिलेगा। तो ज्यादा दिन उसको काम मिले और उसको बेटर वेजेस मिले, यानी उसके काम का उसको अच्छा खासा पैसा मिले। और जहां वो रहता है वहां के जो लोकल स्कूल है वो उसके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। आज की डेट में कोई आदमी कैसा भी हो, चाहे वो मजदूर हो या कोई सा भी काम करने वाला हो, हर कोई ये चाहता है कि मेरे बच्चे पढ़ सकें, उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके। तो वो भी ये चाहेगा कि उसके बच्चे एक क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सकें। और क्या चाहेगा कि उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, समाज में उसके साथ कोई भी भेदभाव ना हो, उसको बराबर का दर्जा मिले, और वो भी विलेज के अंदर लीडर बन सके। भाई जनरली विलेजेस के अंदर लीडर कौन बनता है? जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा ज़मीन होती है, ज़्यादा पावर होती है, वही लीडर बनते हैं। तो वो ये चाहेगा कि मैं भी लीडर बन सकूं। यहाँ पर अमीर गरीब, कम पावर वाला, ज़्यादा पावर वाला, ये ना देखा जाए, बल्कि सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे रखा जाए ताकि कोई भी लीडर बन सके। अगला एग्जाम्पल हमारे सामने है प्रॉस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब। प्रॉस्पेरस यानी जो सक्सेसफुल है, और एक तरह से हम कह लें कि अमीर किसान की बात हो रही है यहाँ पर। तो ऐसे किसान के लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? भाई सीधी सी बात है, वो ये तो नहीं चाहेगा कि उसको मजदूरी ज़्यादा मिले या ज़्यादा दिन उसको काम मिले, क्योंकि उसकी खुद की ज़मीन है, वो कहीं दूसरी जगह जाके उसका मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके डेवलपमेंट गोल अलग होंगे उस लेबर से जिसका अभी हमने डिस्कस किया। ये क्या चाहेगा? एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम, उसकी फैमिली की जो इनकम है वो ज़्यादा हो। किस तरह? थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस। अब ये सपोर्ट प्राइस क्या होता है? देखो, एक टर्म होता है एमएसपी, इसका मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कुछ क्रॉप्स के लिए गवर्नमेंट एमएसपी डिसाइड करती है। मान लो गवर्नमेंट ने कहा कि वीट के लिए एमएसपी 10 रुपीज़ है। इसका मतलब ये है, अगर मार्केट में गेहूं का रेट 13 होगा तो आपको 13 रुपये मिलेगा। लेकिन इन केस एमएसपी से कम हो जाता है, यानी हमने अगर 10 लिया है, तो अगर मार्केट में गेहूं का रेट कम हो जाता है, 9 हो जाता है, 8 हो जाता है, तो भाई किसान को नुकसान हो जाएगा। जितने कम रेट में वो बिकेगा उसको, उतना उसको प्रॉब्लम होगी। तो गवर्नमेंट एक एमएसपी डिसाइड करती है कि भाई रेट अगर कम भी हो जाए तो कम से कम हम इस एमएसपी वाले रेट पे खरीद लेंगे।
यानी किसान को ये भरोसा रहता है कि कम से कम 10 रुपए में तो सरकार हमसे ये क्रॉप खरीद लेगी। तो कोई भी किसान हो वो ये चाहेगा कि ये एमएसपी ज़्यादा हो, ठीक है, जो सपोर्ट प्राइस हमको मिल रहा है वो ज़्यादा हो। अगर 12 होता तो किसान और ज़्यादा खुश होता कि चलो कम से कम 12 रुपए में हमारा गेहूं बिक जाएगा, ठीक है। तो ये चाहेगा कि हमारी फैमिली की इनकम ज़्यादा हो, किसके ज़रिए, हायर सपोर्ट प्राइस के ज़रिए। और क्योंकि बड़ा किसान है तो अकेले वो काम नहीं कर पाएगा, कोई मजदूर रखेगा, तो वो चाहेगा उसे सस्ते में लेबर मिल जाए, ठीक है। और चूंकि वो एक अमीर किसान है, वो ये चाहेगा कि उसके बच्चे बाहर जाके दूसरे कंट्री में जाके सेटल हो सके। तीसरा एग्जाम्पल है अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, यानी वो लड़की जो शहर में रहने वाले एक अमीर परिवार से बिलोंग करती है। तो वो चाहेगी उसको उतनी ही आज़ादी मिले जितना उसके भाई को मिल रही है। और दूसरा ये कि वो डिसाइड कर सके कि उसको लाइफ में क्या करना है, उस पर कोई रोक टोक ना हो, वो जो भी बनना चाहे, जो भी चीज़ करना चाहे अपनी लाइफ में वो कर सके। तो उसका ये गोल होगा और वो बाहर कंट्री में जाकर अपनी स्टडीज़ कर सके, अपनी पढ़ाई कर सके। अब ज़रूरी नहीं कि ये पॉइंट आपको याद करना है, बस आप अपने आप को उस कंडीशन में रख के देखो और खुद सोचो कि मुझे क्या चाहिए होगा, मेरे लिए क्या डेवलपमेंट गोल होगा। एक लेबर की जगह अपने आप को रख के देखो, एक फार्मर की जगह रख के देखो, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच फैमिली, इसकी जगह अपने आप को रख के देखो, तो खुद अपने आप आंसर ढूंढ लोगे कि मुझे क्या चाहिए होगा। तो ये चीज तो हमने देख ली कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, यानी अलग अलग लोगों के डेवलपमेंट गोल अलग हो सकते हैं। जैसे हमने 3 लोगों के देखे, उनके डेवलपमेंट गोल अलग थे। इस बात को हम दूसरी तरह से ये कह सकते हैं, डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। नोशन का मतलब विचार, सोच, यानी अलग अलग लोगों की डेवलपमेंट के बारे में सोच अलग है। कोई कहेगा कि ये चीज हो जाएगी तो डेवलपमेंट हम मानेंगे, दूसरा बंदा कहेगा अगर ये हो जाएगा तब मानेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है। अब इसका रीजन क्या है भाई, अलग अलग लोगों के डेवलपमेंट गोल अलग क्यों है? बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सन आर डिफरेंट, क्योंकि उनकी लाइफ की सिचुएशन अलग है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके लिए डेवलपमेंट गोल क्या है, तो आप कहोगे मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं। आप ये नहीं कहोगे कि मेरी जो फसल है, मेरी क्रॉप्स है वो बिक जाए, क्योंकि आप किसान नहीं हो, आपकी सिचुएशन अलग है। उसी तरह किसान ये नहीं चाहेगा कि मेरे एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाएं, क्योंकि वो किसान है, उसकी कंडीशन अलग है। तो हर किसी की सिचुएशन लाइफ की अलग है, उसके हिसाब से वो डिसाइड करता है उसको क्या चाहिए, क्या चीज उसके लिए डेवलपमेंट है, ठीक है। तो बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सन आर डिफरेंट, लाइफ सिचुएशन लोगों की अलग है। डिफरेंट पर्सन में हैव कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल। अब देखो डिफरेंट तो है, अलग अलग लोगों की डेवलपमेंट गोल अलग है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डेवलपमेंट गोल कॉन्फ्लिक्ट भी करते हैं, यानी टकराते हैं। टकराने का मतलब है जैसे किसी बंदे के लिए ये चीज डेवलपमेंट है, वो कहेगा ऐसा हो जाए तो डेवलपमेंट है, और उसी चीज को दूसरा बंदा कहेगा नहीं, अगर ऐसा होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। यानी वही चीज एक के लिए डेवलपमेंट हो और दूसरे के लिए वही चीज डेवलपमेंट ना हो, तो हम कहेंगे ये कॉन्फ्लिक्टिंग है। यानी अगर वो चीज होगी तो भाई एक को तो फायदा होगा लेकिन दूसरे को नुकसान होगा, तो इसी को हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है, व्हाट में बी डेवलपमेंट फॉर वन, एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं है। और कभी कभी क्या होता है, ये डिस्ट्रक्टिव भी होता है, यानी एक के लिए तो वो डेवलपमेंट है और दूसरे के लिए वो तबाही वाला है। तो आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी से हम समझते हैं। टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट वांट मोर डैम्स। अब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक इंडस्ट्री वाला ये चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा डैम बने, क्योंकि डैम से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो इसके लिए तो ये चीज डैम का बनना डेवलपमेंट है। लेकिन जो वहां पर ट्राइबल लोग रह रहे हैं, जिस रिवर पे भी डैम बनेगा उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं, जो आदिवासी लोग रह रहे हैं, जिनका घर है, जिनकी जमीन है, उनका तो घर वगैरह पानी में डूब जाएगा और उनको वहां से डिस्प्लेस होना पड़ेगा, वहां से छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उनके लिए तो यही चीज डेवलपमेंट नहीं है। यानी मान लो ये रिवर है और इसके दोनों साइड ट्राइबल लोग रहते हैं, आदिवासी लोगों का घर है, जमीन है। अब मान लो इस रिवर पे यहां पर डैम बन गया तो क्या होगा, पानी आगे आ नहीं पाएगा, पानी रुक जाएगा तो पीछे की तरफ फैल जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहां पर जो लोग रह रहे थे इनके घर वगैरह डूब जाएंगे, इनकी जमीन डूब जाएगी, ठीक है। तो डैम का बनना इंडस्ट्री वाले के लिए तो डेवलपमेंट है, लेकिन यहां जो लोग रहते हैं इसके लिए ये डेवलपमेंट नहीं है। अब बात करते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। तो भाई इनकम और इनकम के साथ और भी क्या चीजें हैं जो इंसान को चाहिए होती हैं। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम अदर इंपॉर्टेंट गोल्स आर। तो भाई ज्यादा इनकम तो चाहिए, हर किसी को चाहिए कि ज्यादा पैसा मिले, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इनकम के साथ इंसान को चाहिए। तो वो क्या चीज है, इक्वल ट्रीटमेंट, यानी हर कोई चाहेगा कि उसके साथ बराबरी का मामला किया जाए।
और क्या चाहेगा कि उसको फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले। ऐसा ना हो कि ऐसी जॉब मिल गई तो पैसा तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है लेकिन आपसे 15 घंटे काम कराया जा रहा है, 20 घंटे काम कराया जा रहा है, तो आपकी फ्रीडम कहाँ रह गई? आप सिर्फ काम करोगे, बस काम के लिए रह गए। तो आप फ्रीडम भी देखोगे, कितनी आज़ादी हमको मिलेगी। फिर आप सिक्योरिटी देखोगे, यानी सिक्योरिटी, यहाँ जॉब सिक्योरिटी की बात हो रही है, यानी ऐसी जॉब तो नहीं है जहाँ पर कभी भी हमको निकाला जा सके। तो आप देखोगे कि मेरी जॉब सिक्योर होनी चाहिए, यानी अगर मुझे जॉब मिल गई तो इतनी आसानी से मुझे कोई निकाल ना सके, ऐसी जॉब की तरफ आप देखोगे। और क्या देखोगे? रिस्पेक्ट ऑफ अदर, दूसरों का कितना सम्मान किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी आप वहाँ कितने दिन काम कर सकते हो, एक दिन वहाँ से छोड़ दोगे, तो रिस्पेक्ट भी देखा जाएगा। और नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी ऐसी जगह आप जाना की कोशिश करोगे कि चलो पैसा कैसे भी मिल जाए लेकिन हमारे साथ कोई भेदभाव ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। तो इनकम के साथ साथ ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सम केसेस दीज नॉन मटेरियल थिंग। अब नॉन मटेरियल का क्या मतलब है? मटेरियल वर्ड से भी समझ सकते हो, किसी चीज़ का कोई बना हो, जैसे टेबल है किसी मटेरियल की बनी हुई है, तो ये एक मटेरियल है। टेबल, चेयर और घर, गाड़ी, ये एक मटेरियल चीज़ें हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि फ्रीडम किस चीज़ का बना है, लकड़ी का बना है कि लोहे का बना है कि प्लास्टिक का बना है, इसका क्या शेप है, क्या साइज़ है, कितने किलो की फ्रीडम है, तो इसको इन पैरामीटर्स में हम मेज़र नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम कहेंगे ये नॉन मटेरियल थिंग है, किसी मटेरियल से नहीं बने हैं। इसी तरह सिक्योरिटी कोई मटेरियल चीज़ नहीं है, तो इन्हीं को हम कहते हैं नॉन मटेरियल थिंग। तो ये जो नॉन मटेरियल चीज़ें हैं, कभी कभी ये मोर इनकम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यानी कभी कभी आप ये देखते हो कि यार पैसा भले ही हमको ज़्यादा ना मिले लेकिन ये चीज़ें जो ऊपर हमने देखी नॉन मटेरियल थिंग, वो हमको मिलनी चाहिए। इस बात को और डिटेल में हम समझ सकते हैं। इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फॉर ऑफ प्लेस, आपको एक जॉब मिलती है कहीं दूर, तो उस जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले बहुत सारे फैक्टर को आप देखोगे। इनकम के अलावा, इनकम तो देखोगे कितनी सैलरी मिलेगी, कितना पैसा मिलेगा, उसके अलावा और क्या चीज़ आप देखोगे? पहली चीज़ फैसिलिटीज़ फॉर फैमिली, यानी अगर मैं फैमिली लेकर वहाँ शिफ्ट हूँ तो वहाँ क्या फैसिलिटी हमको मिलेगी। दूसरा है वर्किंग एटमॉस्फेयर, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, बहुत ज़्यादा खतरे वाली जगह तो नहीं है, बहुत ज़्यादा वहाँ गंदगी वगैरह तो नहीं है, ये देखोगे। और अपॉर्चुनिटी टू लर्न, कितना सीखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे आप चीज़ों को सीखते जाते हो आप प्रोग्रेस करते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा ही नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो पैसे के अलावा ये चीज़ें भी आप देखोगे जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले। दो एग्जाम्पल से इस बात को और अच्छे से समझते हैं। एक जॉब है जो आपको कम पैसा दे रही है लेकिन आपको ऑफर क्या मिल रहा है? रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, यानी आपकी परमानेंट जॉब है, आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा, पैसा आपको कम मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो इन्हेंस हो जाएगी, यानी आप सिक्योर महसूस करोगे, यार मेरी जॉब आसानी से नहीं जा सकती, मुझे जॉब मिल गई, अब ये परमानेंट है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, दूसरी जॉब है जहां पर पैसा तो आपको ज़्यादा मिल रहा है लेकिन कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, यानी कभी भी आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है कि भाई अब आपकी सेवा की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली, और इतना ज़्यादा आपके ऊपर वर्कलोड है, इतना ज़्यादा काम है वहाँ पर कि आपको फैमिली के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी? एक तो आपका सेंस ऑफ सिक्योरिटी कम हो जाएगी क्योंकि हर वक्त आपको ये डर लगा रहेगा कहीं जॉब से निकाला ना जाए, और दूसरी बात आपकी फ्रीडम भी कम हो जाएगी। तो आप कौन सी जॉब चाहोगे? ऑब्वियसली यार पहली वाली चाहोगे कि यार पैसा चलो कम मिलेगा लेकिन कम से कम जॉब सिक्योरिटी तो है, फैमिली को टाइम तो दे सकता हूँ, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग, यानी आपकी लाइफ की क्वालिटी कैसे होगी ये नॉन मटेरियल चीज़ों पे भी डिपेंड करती है, सिर्फ पैसे पे ही डिपेंड नहीं करती। तो डेवलपमेंट के लिए पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल। तो जब डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो किसी का एक ही गोल नहीं होता है कि भैया हमको सिर्फ यही चीज़ चाहिए ज़िंदगी में, उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे एक अच्छी इनकम हो, उसकी जॉब, उसकी सिक्योरिटी हो, फ्रीडम उसको मिले, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, ठीक है। तो डेवलपमेंट के लिए आप एक ही चीज़ नहीं देखते बल्कि आप मिक्स ऑफ गोल देखते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। अब बात करते हैं हम नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। तो जैसे हमने अभी डेवलपमेंट के बारे में देखा था कि अलग अलग लोगों के डेवलपमेंट गोल अलग होते हैं, यानी उनके पर्सनल अगर डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाए कि आपको क्या चीज़ चाहिए तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बताएंगे। इसी तरह अगर आप जाकर पूछो कि बताओ देश कैसे डेवलप हो, देश के डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ें चाहिए, तो उस मामले में भी लोगों की राय अलग होगी। जैसे आप न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे कि रिपोर्टर जाता है लोगों के बीच में और पूछता है कि बताओ देश में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। तो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है क्योंकि ये चीज़ें हो रही हैं,
और कुछ लोग कहते हैं डेवलपमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि ये चीज़ें अभी नहीं हुई हैं। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के देश के बारे में जो डेवलपमेंट की सोच है वो अलग होती है। ठीक है, तो डिफरेंट भी हो सकती है और यहाँ कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकती है कि एक चीज़ को एक बंदा कह रहा है कि ये डेवलपमेंट है, ये देश की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, दूसरा कह रहा है कि नहीं, ये देश के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे केस में कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे पर्सनल वाला था उसी तरह नेशनल डेवलपमेंट भी अलग अलग लोगों के लिए डिफरेंट होते हैं और कॉन्फ्लिक्टिंग भी होते हैं। अब जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं। जैसे अब भाई अलग अलग लोगों से आप मिले तो हर कोई अपना अलग आइडिया देगा कि भाई ऐसा हो जाए तो देश डेवलप हो जाएगा। तो पहला सवाल यह है कि जितने भी आइडिया दिए जा रहे हैं क्या सभी बराबर ही इंपॉर्टेंट हैं, यानी कुछ आइडिया ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ कम होंगे। दूसरा, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी एक कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए, दूसरा कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उस केस में कैसे डिसाइड होगा, किसकी बात मानी जाएगी, किसका आइडिया एक्सेप्ट किया जाएगा, कौन सा ऐसा बिल्कुल फेयर और जस्ट पाथ होगा, यानी बिल्कुल इंसाफ वाला बिल्कुल सही रास्ता कौन सा होगा देश के डेवलपमेंट का। क्या किसी चीज़ को करने का और बेहतर तरीका हो सकता है। एग्जाम्पल अगर हम ले फार्मिंग की, तो पुराने ज़माने में खेती करना कितना मुश्किल था। बैल के ज़रिए खेती होती थी और बहुत ज़्यादा एक किसान को मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन आज की डेट में बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जिससे खेती करना आसान हो गया है। तो हमने वहाँ पर क्या किया, उसी काम को, खेती करने के काम को और बेहतर तरीके से करने शुरू कर दिया, जिससे हमारे लिए वो आसान भी हो गया और पहले से बेहतर भी हो गया। ठीक है, तो हम ये भी देखते हैं कि कौन सा ऐसा तरीका है जिससे इसी काम को और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। अब जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो बहुत ज़्यादा मशीनें इस्तेमाल करते हैं। अगर हम खेती की ही बात करें तो उनके पास उसी काम को करने का बेहतर तरीका है। ठीक है, तो हम इसके बारे में सोचते हैं कि हमारे पास अगर बेहतर तरीका होगा तो हमारा देश डेवलप हो जाएगा। फिर जो आइडिया दिया जा रहा है वो ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदेमंद है या कुछ थोड़े लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। इन्हीं सारे सवाल को हम सामने रख कर और उसके लिए काम करते हैं ताकि नेशन डेवलप हो सके, देश डेवलप हो सके। अब बात आती है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। अलग अलग कंट्री को किस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं या अलग अलग स्टेट्स को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि भैया ये कंट्री ज़्यादा डेवलप है, ये कम डेवलप है, ये अमीर है, ये गरीब है, कैसे कंपेयर करेंगे। कोई पैरामीटर होना चाहिए ना जिसके बेसिस पे हम कंपैरिजन कर सके। जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स को कैसे कंपेयर करते हैं, उनके मार्क्स पे, जिसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं उसको ज़्यादा बेस्ट समझा जाता है। उसी तरह यहाँ पर जब कंट्री को हम कंपेयर करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं। तो भाई जैसे दुनिया के अंदर हम लोगों को क्लासिफाई करते हैं कि ये अमीर लोग हैं, रिच पीपल हैं, और ये मिडिल क्लास वाले हैं, और ये गरीब लोग हैं, पुअर पीपल। ठीक है, किस बेसिस पे, इनकम की बेसिस पे कि जो ज़्यादा पैसा जिसके पास होगा वो रिच होगा, जिसके पास कम होगा वो पुअर होगा। इसी तरह जब हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं, इनकम की बेसिस पे कि किस कंट्री की इनकम कितनी है, कम है कि ज़्यादा है, उसके बेसिस पे। और ऐसा क्यों करते हैं भाई, सिंपल से अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी इसका मतलब आप ज़्यादा वो चीज़ें खरीद सकते हो जो एक इंसान को ज़रूरत है। पैसा ज़्यादा तो ज़्यादा चीज़ें खरीदी जा सकती हैं जो इंसान की ज़रूरत है। जो भी लोग चाहते हैं और जो उनके पास होनी ही चाहिए वो ज़्यादा इनकम की वजह से हम खरीद सकते हैं। भाई हमें कोई चीज़ पसंद है, हम लाइक कर रहे हैं और हम कहते हैं यार ये चीज़ अपने पास होनी चाहिए, तो वो कैसे हासिल होगी, ज़्यादा इनकम के ज़रिए। ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा चीज़ें हम ले सकते हैं, सीधी सी बात है। इसीलिए हम इनकम से कंपेयर करते हैं। अब ये टोटल इनकम ऑफ कंट्री क्या होता है, इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। देश में जितने भी लोग रहते हैं उन सब की इनकम को, उन सब की सैलरी को जोड़ लिया जाए तो वही होता है टोटल इनकम ऑफ कंट्री। तो हम ये तो समझ गए कि भाई इनकम की वजह से हम कंट्री को कंपेयर करेंगे। लेकिन जब कंट्रीज को हम कंपेयर करते हैं तो टोटल इनकम बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं माना जाता, यानी टोटल इनकम की बेसिस पे हम कंपैरिजन नहीं करते। क्यों नहीं करते, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे ये दो घर हैं, इस वाले घर की जो टोटल इनकम है, पूरे घर में जितने लोग हैं सबकी कमाई मिला लिया जाए तो आता है भैया 50,000। इस वाले घर की जो टोटल इनकम है वो है 40,000। तो अगर हम टोटल इनकम से कंपेयर करें तो कौन सा घर ज़्यादा बेहतर होगा, ये वाला होगा क्योंकि इसकी टोटल इनकम ज़्यादा है। लेकिन भैया अभी रुको, आगे हम एक और चीज़ देखते हैं। वो क्या कि किस घर में कितने लोग रहते हैं। इस घर में मान लो 5 लोग रहते हैं। अब भाई 5 लोग रहते हैं तो ये 50,000 सब मिल के खर्चा करेंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा लोग होंगे खर्चा भी उतना ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 50,000 टोटल इनकम है तो एक बंदे पे कितना खर्चा आएगा, अगर बराबर बराबर बांट दें तो 10,000 आएगा। ठीक है, 10,000 इसको मिलेगा, 10,000 इसको मिलेगा, 10 इसको,
और इसको, ठीक है, 10,000 रुपए एक एक बंदा खर्चा करेगा। वहीं दूसरे घर की देखें अगर हम बात, तो इस घर में 2 लोग रहते हैं, तो ये 40,000 2 लोग मिलकर खर्चा करेंगे, यानी एक आदमी कितना खर्चा कर सकता है ऑन एन एवरेज 20,000 ये और 20,000 ये। अब ये बताओ कि टोटल इनकम तो ये वाले घर की ज्यादा थी, लेकिन यहां पर ऑन एन एवरेज एक बंदे को 10,000 खर्चा करने को मिल रहा है और यहां पर एक बंदे को 20,000 मिल रहा है। तो बताओ ज्यादा चीजें कौन खरीद सकता है, ये वाला, यानी इसकी लाइफ की कंडीशन ज्यादा बेहतर होगी क्योंकि इसके पास ज्यादा पैसा है। तो टोटल इनकम तो इसकी ज्यादा है, लेकिन इस घर में रहने वाले लोगों की लाइफ की कंडीशन ज्यादा बेहतर है। तो डेवलप कौन ज्यादा हुआ, ये वाला घर ज्यादा डेवलप माना जाएगा, यहां के लोगों की लाइफ की कंडीशन ज्यादा बेहतर है। इसीलिए हम टोटल इनकम से कंपैरिजन नहीं करते, तो क्या कंपेयर करते हैं, एवरेज इनकम से। अब ये 10,000 हमने कैसे निकाला भाई, जो टोटल इनकम थी उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया, टोटल इनकम 50,000 और 5 लोग रहते हैं तो 10,000 हमारा आ गया। इसी को हम एवरेज इनकम कहते हैं। एवरेज इनकम क्या होता है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो आप समझ गए कि टोटल इनकम क्यों यूजफुल नहीं माना जाता, क्योंकि अलग अलग कंट्री की पॉपुलेशन अलग है। अगर हम टोटल इनकम से कंपेयर करेंगे तो हमको ये नहीं पता चल पाएगा ऑन एन एवरेज एक बंदे को कितना पैसा मिल रहा है। तो हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, एवरेज इनकम के जरिए, जो क्या होता है, जैसे हमने बताया अभी, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। अच्छा, एवरेज इनकम का एक और नाम है, वो क्या है, पर कैपिटा इनकम, और जनरली आपको हर जगह यही लिखा हुआ मिलेगा। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है, ये एवरेज ही इनकम है, दोनों सेम चीज है। अब एक बैंक है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक, वो एक रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी उसमें यह बताता है कि कौन सा कंट्री कितना ज्यादा डेवलप्ड है। किसकी बेसिस पे, उसके पर कैपिटा इनकम की बेसिस पे, यानी एवरेज इनकम कितनी है उसी के बेसिस पे रिपोर्ट बनाई जाती है। तो ये जो लिखा है इसको मैंने ऐसे टेबल में कन्वर्ट कर दिया ताकि याद रखना आसान हो जाए। तो अगर जिन कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है या एवरेज इनकम है वो 12,056 यूएस डॉलर, ठीक है, रुपीज में हम कैलकुलेट नहीं करते बल्कि किसमें करते हैं, यूएस डॉलर में। तो जिन कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो 12,056 यूएस डॉलर से ज्यादा है उन्हें हम रिच कंट्री कहेंगे, और जिनकी 955 यूएस डॉलर से कम है उसे हम कहेंगे ये लो इनकम वाले कंट्री है, यानी ये गरीब देश है। अब इंडिया कहाँ आता है भैया, इंडिया अपना आता है लो मिडिल इनकम, यानी ये बीच वाली जो पूरी रेंज है ये मिडिल वाली है। मिडिल को भी अगर हम 2 हिस्से में बांट दें तो ये लो मिडिल आएगा और ये हाई मिडिल आएगा। तो अपना कंट्री लो मिडिल वाले में आता है। खुद ही देख लो यार, ये लगभग कितना है, 1,000 है, और ये राउंड ऑफ करीब करें तो 2,000 आएगा, और ये 12,000, तो मिडिल क्या आएगा, 6,000, तो ये तो 2,000 पीछे ही आएगा ना। तो लो मिडिल वाले में इंडिया आता है। वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है आपको कि इंडिया किस में आता है, लो मिडिल इनकम वाले कंट्री में। 2017 का रिकॉर्ड देखें तो। अब इस एवरेज इनकम को और डिटेल में हम समझते हैं। वाइल एवरेजेस आर यूज फॉर कंपैरिजन दे आल्सो हाइड डिस्पैरिटी। अब एवरेज इनकम को तो हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं उसका रीजन भी हमने देख लिया, लेकिन इसके अंदर भी कुछ कमियां हैं, डिस्पैरिटीज हैं, और यहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया, यही लाइन लिखी है और पूछा है कि एक्सप्लेन करिए। तो क्या कमियां हैं इसको हम देखते हैं। तो ये टेबल है, टेबल आपको याद नहीं रखना, बस समझना है इसको। 2 कंट्री की हम बात कर रहे हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। आसानी के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों कंट्री में 5-5 लोग रहते हैं, कंट्री ए में 5 लोग, कंट्री बी में 5 लोग। अब यहां पर देखो सबकी इनकम लिखी हुई, कौन कितना कमाता है। अब कंट्री ए की एवरेज इनकम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन सब की इनकम को जोड़ लो और पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। कितने लोग हैं, 5 लोग, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। करने के बाद कैलकुलेट ये आएगा 10,000। कंट्री बी की भी इसी तरह निकालेंगे, इन सब को जोड़ लेना है और 5 से डिवाइड कर देना है, आएगा आपका 10,000। अब देखो कंट्री ए और बी की दोनों एवरेज इनकम बराबर है, तो जिस हिसाब से हम कंपेयर कर रहे थे उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हम ये कहेंगे भैया दोनों लोग बराबर ही डेवलप्ड हैं, ठीक है, दोनों का जो डेवलपमेंट लेवल है वो बराबर है। लेकिन हमारे सामने ये सवाल उठता है, विल यू बी इक्वली हैप्पी टू लिव इन बोथ दिस कंट्रीज। क्या दोनों कंट्री में रहने वाले लोग बराबर खुश हैं, यानी अगर आप वहां उस कंट्री में होते, कंट्री ए में या बी में, तो दोनों जगह आप बराबर खुश होते। क्या हम ये कह सकते हैं दोनों बराबर ही डेवलप्ड हैं? क्योंकि ये देखो, अगर कंट्री ए की बात करें तो यहां पर सबकी इनकम देखो लगभग एक जैसी है, ये 9,500, ये 10,000, ये भी 10,000 करीब, ये 10,000, ये भी 10,000 के करीब, ठीक है, तो सबकी इनकम लगभग बराबर है, यानी यहां पर ना बहुत ज्यादा कोई अमीर है ना बहुत ज्यादा गरीब है। वहीं कंट्री बी में देखो 4 लोगों की तो भैया जिंदगी बहुत बुरी हालत में है, इतनी कम इनकम 500 बस, और एक बंदा तो सेठ बन के बैठा हुआ है 48,000, तो एक आदमी बहुत ज्यादा अमीर है,
और बाकी 4 लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो सीधी सी बात है, हम कहेंगे यार कंट्री बी अच्छा नहीं है। अगर ए से कंपेयर करें तो बी तो अच्छा नहीं है, लेकिन एवरेज इनकम से तो ये दोनों बराबर आ रहे थे। इसका मतलब एवरेज इनकम में यही एक कमी है। क्या कमी है? कि इनकम किस तरह से बटी है लोगों में, ये हमको नहीं पता चल पाता, किसको कम मिला है, किसको ज़्यादा मिला है। एवरेज इनकम सबको एक लेवल पे बराबर कर देती है कि ऑन एन एवरेज सबको इतना ही मिला है। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप ऐसे टेबल बना देना, ज़रूरी नहीं कि यही वाला टेबल बनाओ, इसको वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप खुद से बना सकते हो। जैसे मैं बनाऊँ, अगर कंट्री ए हो गया, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ कंट्री बी हो गया। हम मान के चलते हैं यहाँ पर 3 ही लोग रहते हैं दोनों कंट्री में, ठीक है। बिल्कुल आसान सा टेबल मैं बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब पहला बंदा कंट्री ए के अंदर 1000 रुपये कमाता है, दूसरा 900 कमाता है और तीसरा 1100 कमाता है, ठीक है। एवरेज कितना आएगा? सबको जोड़ोगे 3000 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन कितना है 3, तो 1000 एवरेज आ जाएगा, ठीक है। अब बी का भी हमको एवरेज इनकम बराबर ही रखना है, तभी तो हम कंपेयर करेंगे। लेकिन यहां पर इनकम लगभग हम सबकी बराबर नहीं रखेंगे, 2 लोगों की बहुत कम रखते हैं और 1 लोग की बहुत ज़्यादा। तो हम मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो, इसकी 100 है और ये 200 है, तो कितना बचा? 2700 बचा, तभी 3000 होगा। उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल भी इस तरह से बना सकते हो कोई भी वैल्यू लेके। अब हम रीजन क्या लिखेंगे? इवन दो बोथ द कंट्रीज हैव आइडेंटिकल एवरेज इनकम, यानी दोनों की एवरेज इनकम तो एक ही जैसी है, बराबर ही है, लेकिन कंट्री ए को प्रेफर किया जाएगा। ज़्यादा बेहतर किसको माना जाएगा? कंट्री ए को, क्योंकि यहां पर बहुत ज़्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, लगभग बराबर बराबर पैसा बटा हुआ है। इस कंट्री में लोग ना बहुत ज़्यादा अमीर हैं ना बहुत ज़्यादा गरीब हैं। वहीं अगर कंट्री बी की बात करें तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर गरीब हैं और एक बंदा बहुत ज़्यादा अमीर है। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरेज इनकम यूजफुल तो है कंपैरिजन के लिए, लेकिन हमको ये नहीं बताता हाउ दिस इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। लोगों में ये इनकम किस तरह से बटी है, किसको कम मिला है, किसको ज़्यादा मिला है, ये हमको नहीं पता चलता। तो एवरेज इनकम की ये एक कमी है। अब बात करते हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो ये बात तो आप समझ गए कि भैया एवरेज इनकम से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, और भी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि एवरेज इनकम में तो कमी है। तो जब हम किसी देश की या किसी रीजन की बात करते हैं तो इनकम के अलावा, एवरेज इनकम के अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे हम देखते हैं। अब ये टेबल देखो, टेबल याद नहीं करना, टेबल से हम एक बात समझते हैं। इसे देख के आपको क्या लग रहा है? पर कैपिटा इनकम किसकी ज़्यादा है? हरियाणा की ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम पर कैपिटा इनकम के हिसाब से यानी एवरेज इनकम के हिसाब से देखें तो हरियाणा को ये माना जाएगा कि ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है और बिहार सबसे कम डेवलप्ड है, ठीक है। एवरेज इनकम देख के तो भैया यही पता चलता है। लेकिन हम और ज़्यादा चीज़ें जब देखते हैं, उस स्टेट के बारे में और ज़्यादा चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, तो हमको ये पता चलता है। ये टेबल हमारे सामने है। तो इन तीनों स्टेट का सर्वे किया गया और भी ज़्यादा चीज़ें जानने की कोशिश की गई, जैसे आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, लिटरेसी रेट हो गया। पहले इन वर्ड को समझते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? IMR क्या होता है? इसमें यह होता है कि 1000 बच्चे अगर पैदा हुए तो कितने बच्चे ऐसे थे जो 1 साल से पहले जिनकी डेथ हो गई, यानी अपना फर्स्ट बर्थडे भी नहीं मना पाया और उनकी डेथ हो गई। तो 1000 में कितने बच्चे थे? यानी अगर मैं कहूँ IMR 30 है, इसका मतलब ये है कि अगर 1000 बच्चे पैदा हुए थे तो उसमें से 30 बच्चे 1 साल से पहले मर गए, डेथ हो गई उनकी। तो हर साल का ये रिकॉर्ड निकाला जाता है। तो 1 साल में ऐसा कितने बच्चे थे 1000 के रेशियो में, हर 1000 पे कितने बच्चे मरे, यही हमारा IMR होता है, ठीक है। लिटरेसी रेट क्या होता है? मेजर द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 एंड अबव एज ग्रुप। 7 साल और 7 साल से बड़े जितने लोग हैं उनमें कितने लोग लिटरेट हैं। लिटरेट मतलब जो लिखना पढ़ना जानते हैं, ठीक है। तो कितने % ऐसे लोग हैं, तो वो लिटरेसी रेट हो गया। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? 14 से 15 साल के जितने भी बच्चे हैं उनमें कितने % बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो 1 लाख बच्चे हैं और 90,000 बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? नेट अटेंडेंस रेशियो कितना होगा? 90% होगा, ठीक है, क्योंकि 1 लाख में से 90,000 लोग स्कूल जा रहे हैं। लेकिन एज ग्रुप क्या होनी चाहिए? 14 से 15, इसके बीच की एज ग्रुप होनी चाहिए। उन्हीं लोगों का हम निकालेंगे। तो अब इस टेबल की बात करें, IMR सबसे बेहतर किसका है? केरला का बेहतर है। क्यों? क्योंकि यहां सबसे कम बच्चे मर रहे हैं। भाई हम यही चाहेंगे ना, बच्चे कम से कम मरे। तो यहां 10 ही बच्चे मर रहे हैं, हर 1000 में से सिर्फ 10 बच्चों की ही डेथ हो रही है। और लिटरेसी रेट की बात करें तो यहां पर भी केरला टॉप पे है। 94% लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो देखें तो यहां पर भी हर 100 में से, यानी ये भी परसेंट की ही बात करें,
तो यहां पर भी केरला टॉप करता है, यानी 83% बच्चे स्कूल जा रहे हैं 14 से 15 ईयर एज ग्रुप में। तो भैया पर कैपिटा इनकम तो हरियाणा की ज़्यादा बेहतर है, लेकिन बाकी पैरामीटर्स अगर हम देखें तो वो केरला का बेस्ट है। इसका मतलब केरला में रहने वाले लोगों की लाइफ की कंडीशन ज़्यादा बेहतर है। एवरेज इनकम भले ही कम है, लेकिन उनकी कंडीशन ज़्यादा बेहतर है। तो इसीलिए हम और चीज़ों को भी देखते हैं कि भैया वहाँ रहने वाले लोगों की क्या कंडीशन है। पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर लोगों की डेथ हो रही है और लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो हम कैसे उसको कह दें कि ये डेवलप्ड है। ठीक है, इसीलिए हम इनकम के साथ और भी चीज़ें देखते हैं, तब जाकर हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि कौन सा स्टेट या कौन सा कंट्री ज़्यादा डेवलप है, कौन सा कम है। अब बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटी। अगर आपके जेब में पैसा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप सारी चीज़ें खरीद सको, सारे गुड्स और सर्विस हासिल कर सको जो कि आपको अच्छा रखने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, यानी सिंपल अगर कहें तो पैसे से हर चीज़ नहीं खरीद सकते, आप हर चीज़ हासिल नहीं कर सकते। जैसे अगर आपके पास पैसा है तो आप पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं हासिल कर सकते। जैसे दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, जो लोग रहते होंगे वो जानते हैं कि आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन इस पोल्यूशन से नहीं बच सकते आप। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि पैसा देकर एक सेफ इन्वायरमेंट आप हासिल कर लो जहां पर पोल्यूशन ना हो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जब मिलेगी तो सभी को मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो किसी को नहीं मिलेगी। और चीज़ें जैसे होती है, एक अच्छा मोबाइल हो गया, अच्छा घर हो गया, ये तो पैसे से खरीदा जा सकता है कि भाई जिसके पास पैसा होगा वो ये चीज़ें हासिल कर लेगा, जिसके पास कम होगा नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर पोल्यूशन नहीं है, वो अमीर और गरीब को नहीं देखता। मिलेगा तो वहां पर रहने वाले सभी को मिलेगा, नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, पैसा है तो ये गारंटी नहीं ली जा सकती कि आपको अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन मिल जाए। एडल्ट्रेटेड का मतलब मिलावट वाली, अनएडल्ट्रेटेड का मतलब जिसमें मिलावट ना हो, यानी प्योर मेडिसिन, ओरिजिनल मेडिसिन, जिसे हम कहते हैं जेन्युइन मेडिसिन है। तो पैसा है तो ज़रूरी नहीं कि आपको ओरिजिनल वाली मेडिसिन मिल जाए। आप गए मार्केट के अंदर और जाकर आपने पैसा देकर मेडिसिन खरीद लिया, आप भी खरीदोगे, गरीब आदमी भी उसी मेडिसिन को मान लो खरीद रहा है। तो पैसा है तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको ओरिजिनल मेडिसिन मिल ही जाएगी। ठीक है, अगर मार्केट में लोकल मेडिसिन आ गई तो आपके पास कितना ही पैसा हो, आप तक वो मेडिसिन आप खरीदोगे तो हो सकता है आपको वो लोकल वाली ही मिल जाए। ठीक है, तो इससे भी आप नहीं बच सकते। फिर अगर आपके पास पैसा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन्फेक्शियस डिजीज़, जैसा कि आपका कोरोना हो गया, तो कोविड से आप नहीं बच सकते। ठीक है, कितने देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को कोरोना हो गया, बड़े बड़े लोगों को कोरोना हो गया। तो अगर पैसे से इस बीमारी से बचाव हासिल कर सकते तो उनको ना होता। तो इसका मतलब पैसे से आप बीमारी से भी बचाव नहीं कर सकते। जो इन्फेक्शन वाली बीमारी होती है, जो फैलती है, जैसे कि कोविड हो गया, उससे आप नहीं बच सकते। तो भैया ये सारी चीज़ें मिलेंगी कैसे? पैसे से नहीं खरीद सकते तो हासिल कैसे होगी? तो सबसे बेहतर तरीका ये होता है, सबसे बेस्ट रास्ता और सबसे सस्ता रास्ता ये है कि इन सारी चीज़ों को, ये जो गुड्स और सर्विसेज हैं, उसको हम कलेक्टिवली प्रोवाइड कर दें। यानी गवर्नमेंट और लोग मिलजुल कर एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाए जहां पर पोल्यूशन कम से कम हो। तो ये सबको मिलकर करना पड़ेगा और इसका फायदा सभी को होगा, क्योंकि नुकसान भी साथ में सबको हो रहा है तो फायदा भी सभी को होगा। इसी तरह गवर्नमेंट ये देखे कि लोकल मेडिसिन तो नहीं आ रही है, जो डिपार्टमेंट है इसके लिए बनाए गए हैं, वो ऑफिसर्स जाकर अलग अलग जगह पर इंस्पेक्शन करें और देखें कि कहीं लोकल मेडिसिन मार्केट में तो नहीं आई। क्योंकि हर बंदा तो मेडिसिन लेकर रिसर्च करेगा नहीं कि लेबोरेटरी में जाके चेक करे कि मेडिसिन ओरिजिनल है कि नहीं। इसके लिए जो डिपार्टमेंट बना है वही काम करेगा। तो अगर लोकल मेडिसिन को मार्केट से हम हटा देंगे तो इसका फायदा सभी को मिलेगा, और रहेगी तो नुकसान सभी को होगा। इसी तरह अगर सभी कोई मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे, तो इस कोरोना से बच सकते हैं, यानी कोई भी इन्फेक्शन वाली डिजीज है उससे बच सकते हैं। तो ठीक है, ये वो सारी चीजें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन अगर किसी को मिलेंगी तो सबको मिलेंगी, उस एरिया में रहने वाले सभी को फैसिलिटी मिलेगी। तो इसीलिए चाहा जाता है कि कलेक्टिवली मिला जुलाकर सबको मिल जाए ये चीज़। तो यही होता है पब्लिक फैसिलिटीज़। अब जैसे हमने देखा था केरला का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो कम था। ऐसा क्यों था? इसलिए क्योंकि वहाँ जो बेसिक हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी थी वो अच्छी थी। ठीक है, वहाँ हेल्थ के लिए अच्छे हॉस्पिटल थे जिससे बच्चों की डेथ कम हो रही थी, वहाँ पर अच्छे स्कूल थे और इस तरह से लोगों को स्कूल जाने के लिए मोटिवेट किया जा रहा था। तभी वहाँ की कंडीशन हमें अच्छी देखने को मिली। अब मान लो कि आपके पास बहुत पैसा है, किसी आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। अब इमरजेंसी में आपको हॉस्पिटल जाना है तो आप वहीं आसपास के जो हॉस्पिटल होंगे उसी में जाओगे, क्योंकि आपको इमरजेंसी है। तो अगर अच्छा हॉस्पिटल नहीं होगा तो हो सकता है आपका इलाज अच्छे से ना हो पाए। ठीक है, तो केरला क्यों बेस्ट है? इसलिए क्योंकि वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़
अच्छी प्रोवाइड की जा रही है, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड की जा रही है। इसी तरह बहुत सारे स्टेट में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, पीडीएस जिसे हम कहते हैं, यानी राशन वगैरह की दुकान। तो अगर आपका राशन कार्ड होगा तो आप वहां से जाकर जो अनाज वगैरह है वो सस्ते रेट पे हासिल कर सकते हो। ठीक है, बहुत कम रेट होता है जिससे गरीब आदमी भी हासिल कर सके। तो जहां पर भी पीडीएस वाला सिस्टम होगा वहां पर रहने वाले लोगों की जो हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस होगा वो सीधी सी बात है बेटर हो जाएगा, क्योंकि हर किसी तक वो चीज़ें मिल पा रही हैं जो हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी हैं, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है एक इंसान को, वो गरीब से गरीब इंसान तक पहुंच पा रहा है। अब बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स, जिसे हम बीएमआई कहते हैं। क्यों हम फाइंड करते हैं इसे, क्यों वैल्यू निकालते हैं? इसलिए ताकि हम पता कर सकें इफ़ वी आर प्रॉपरली नरिश्ड, यानी जितने न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत है वो हमको मिल रहा है कि नहीं। अगर कम मिलेगा तो हमारा बीएमआई कम होगा, और अगर ज़्यादा मिल रहा है तो बीएमआई ज़्यादा होगा। तो ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। ये इसका फॉर्मूला है, यानी वेट को आप केजी में ले लो और हाइट को आप मीटर में ले लो। अब वेट को हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो आपका बीएमआई आ जाएगा। अब इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। जो आपके एनसीईआरटी की पुरानी एडिशन है उसमें तो एक वैल्यू दे दी थी, लेकिन आप नए एडिशन देखोगे, जो नई एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर आपको बुक के पीछे बिल्कुल टेबल दिया हुआ है। तो वहां पर आपकी एज क्या है, यानी कितना ईयर हुआ और कितना मंथ हुआ, उस हिसाब से आप टेबल में जाकर खुद देख सकते हो कि आपका बीएमआई कम है या ज़्यादा है, कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है कि हाँ इतना हम कहेंगे तो इतना होना चाहिए। जैसे ये टेबल है तो एक नॉर्मल रेंज होगी। अब इसमें कुछ फिक्स नहीं है कि भाई ये वैल्यू नॉर्मल की है, इसके बीच में होना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके जेंडर पे और आपकी एज पे, आपकी हाइट, इस पे डिपेंड करता है। तो अगर नॉर्मल रेंज से आपका कम आ रहा है, ठीक है, आप जब टेबल देखोगे अपनी वैल्यू निकालोगे और देखोगे कि नॉर्मल से अगर कम आ रहा है तो हम कहेंगे ये मेल नरिश्ड है, यानी जितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो नहीं मिल पा रहा है। अंडर वेट, यानी जितना वजन होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, बीएमआई किस पे डिपेंड करेगा? वेट पे। अगर वेट कम होगा तो बीएमआई भी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो नॉर्मल सीधर पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब आपका वेट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। या तीसरा वर्ड क्या यूज किया जाता है? अंडर नरिश्ड। ठीक है, और बीच वाला नॉर्मल हो गया। और अगर बीएमआई आपका नॉर्मल से ज्यादा आ रहा है तो हम कहेंगे ओबेसिटी, यानी आप मोटे हो। अब बात करते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये क्या होता है? तो पहली बात, इसे पब्लिश कौन करता है? यूएनडीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट के बारे में ये सारा काम देखता है। और ये एक रिपोर्ट जारी करता है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्योंकि देखिए, कोई भी डेवलपमेंट हो उसको हमने ह्यूमन से जोड़ा हुआ है। भाई बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई, बहुत अच्छी सड़कें बन गई, लेकिन अगर लोगों की कंडीशन अच्छी नहीं है तो ऐसे डेवलपमेंट का हम क्या करेंगे? तो इंसान को बिल्कुल सेंटर में रखा गया है कि सारे डेवलपमेंट किसके लिए किए जा रहे हैं? इंसान के लिए। तो इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है। अब ये जो रिपोर्ट है ये कंट्रीज को कंपेयर करता है किस बेसिस पे? एजुकेशन लेवल, वहां का हेल्थ स्टेटस कैसा है, और पर कैपिटा इनकम। यानी खाली पर कैपिटा इनकम नहीं देखा जाता, उसके साथ साथ देखा जाता है वहां का एजुकेशन कैसी है और वहां के लोगों की हेल्थ कैसी है। इसकी बेसिस पे ये जो यूएनडीपी है एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ एचडीआई। ठीक है, एचडीआई का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट आई फॉर इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लिखा हो या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लिखा हो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, 3 मार्क्स में आया हुआ है। तो 3 पॉइंट आपको उसमें लिखने थे कि आपको बताइए कॉम्पोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, या तो आपसे लिख दिया जाए कि व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या रिपोर्ट। ठीक है, तो आप खुद से समझ लेना कि बात क्या हो रही है। तो वैसे तो एग्जाम में 3 मार्क्स आया था, लेकिन मैंने यहाँ 5 पॉइंट लिख दिए हैं कि इन केस अगर 5 मार्क्स में आए तो भी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। तो पहला कॉम्पोनेंट क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इट डिनोट्स एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ पर्सन एट टाइम ऑफ बर्थ। अब होता क्या है, किसी जगह पर मान लो किसी कंट्री में कोई बच्चा पैदा हुआ तो एक अंदाजा लगाया जाता है कि ये बच्चा जो पैदा हुआ है ये कितने साल तक जिएगा, इसकी लाइफ कितनी होगी। अब ये कोई ऐसे ना तुक्का नहीं लगाया जाता कि हाँ 50 साल जिएगा, 60 साल जिएगा, बल्कि ये कैसे निकाला जाता है? हम ये देखते हैं उस कंट्री में एवरेज लोग कितना साल जी रहे हैं, कितनी एज पे लोगों की एवरेज डेथ हो रही है। जैसे किसी कंट्री के अंदर 70 साल पे ऑन एन एवरेज लोगों की डेथ हो रही है, तो हम ये कहेंगे उस कंट्री में जो बच्चा पैदा होगा उसकी भी एवरेज लगभग यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो 70 साल तक जिएगा। कोई कंट्री बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी है, तो वहाँ की एज मान लो
90 है, एवरेज लोगों की लाइफ 90 ईयर्स है, तो वहाँ पर उस कंट्री में भी जो बच्चा पैदा होगा उसके बारे में हम यही कहेंगे कि ऑन एन एवरेज इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 ईयर्स होगा। ठीक है, तो आप समझिए कैसे निकालते हैं। तो जितना ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा उतना ही आपका ये HDI जो है वो बेटर होगा, यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उतना ही ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि हम ज़्यादा जिए। दूसरा है लिटरेसी रेट, ये तो हमने देख लिया। पर कैपिटा इनकम भी हमने देख लिया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये भी देख लिया है। अब लास्ट हम देखते हैं मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। ये क्या होता है? एवरेज नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ एजुकेशन ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन एज 25 ईयर्स एंड ओल्डर, यानी 25 साल से ज़्यादा जितने लोग हैं, ठीक है, 25 साल एज हो या उससे ज़्यादा, तो हमको पहले ये पता करना है कि कितने लोग हैं जिनकी एज 25 साल या उससे ज़्यादा है। फिर उन लोगों ने कितना साल एजुकेशन में लगाया। मान लो 12 साल आपने स्कूल में लगाया, ठीक है, 1 to 12 आपने पढ़ाई की, उसके बाद आपने 4 साल बीटेक किया, टोटल 16 हो गया। तो इस तरह से सबका जोड़ लिया जाता है और एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, जितने लोग हैं वो उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा ऑन एन एवरेज एक बंदा कितना साल अपने एजुकेशन में लगाता है। यही होता है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, तो ये हमारा ये कॉम्पोनेंट हो गया। अब बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। क्या होता है ये? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ये एक ऐसा डेवलपमेंट होता है दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट है जहां अभी जो लोग हैं, हम लोग अपनी जरूरत तो पूरा कर लें, लेकिन आगे आने वाली जो जनरेशन है 50 साल 100 साल बाद, उनके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। ऐसा ना हो कि सारा पेट्रोल हम यूज कर गए, सारा डीजल यूज कर गए, सारा कोल, सारे मेटल्स हम यूज कर गए और 50 साल बाद 100 साल बाद लोगों के लिए ये चीजें हो ही ना। तो हम यही चाहेंगे ऐसा डेवलपमेंट हो कि हम भी इस्तेमाल कर लें और आगे आने वाली जनरेशन भी उसे इस्तेमाल कर सके, उनके लिए भी हम बचा सकें। तो अब सवाल उठता है कि कैसे अचीव किया जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वैसे तो आपके बुक में जो लिखा हुआ है वो पूरे पैराग्राफ के फॉर्म में है। मैंने यहां पर पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको याद रखना समझना सब आसान हो जाए। पहली चीज, रिड्यूस ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो बहुत ज्यादा रिसोर्स को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनकी बर्बादी कर रहे हैं, उसको हमें कम करने की जरूरत है। और ये कैसे होगा? प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। उसके लिए प्लानिंग की जरूरत है, क्योंकि अगर प्लान नहीं करेंगे तो बर्बादी होगी। रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसाइकलिंग क्या हो गया? जैसे आपका मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, इसको रिसाइकिल किया जा सकता है। कबाड़ वाला क्या होता है, कोई मेटल का टुकड़ा होगा या प्लास्टिक होगा तो वो लेकर जाता है, फिर क्या करता है, उसको फर्नेस में डाला जाता है, भट्टी में पिघलाया जाता है, उससे नया चीजें बना दी जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? रिसाइकलिंग। और रीयूज का क्या मतलब है? जैसे आप मार्केट में गए, आपने एक पानी की बोतल ली, तो एक तो ये होता है कि आपने पानी पिया और उसे फेंक दिया, लेकिन अगर उसे आप घर लेकर आओ और घर में पानी स्टोर करने के लिए यूज करो तो फिर से इसका इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस तरह से हम रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, क्योंकि अगर हम फेंक देंगे तो वेस्ट हो जाएगा, फिर नई बोतल हमको खरीदनी पड़ेगी। तो रिसाइकिल और रीयूज को हमें करना पड़ेगा। फिर प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, यानी एनर्जी को बचाने का हमें प्रमोट करना पड़ेगा। किस तरह से? एक तो हम खुद की अपनी जो इंडिविजुअल व्हीकल है उसकी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, जैसे अपनी खुद की गाड़ी ना इस्तेमाल करें बल्कि जो बस वगैरह है उसका इस्तेमाल करें। और अगर इलेक्ट्रिसिटी का हमको काम नहीं है, जैसे कहीं पर फैन चल रहा है या लाइट जल रही है, अगर हमको काम नहीं है तो उसे हम स्विच ऑफ कर दें, बंद कर दें, वेस्ट में फालतू में ना चले। और पावर सेविंग डिवाइसेस का हम इस्तेमाल करें। जैसे पहले क्या होता था, 100 वाट का बल्ब होता था, पावर उसकी 100 वाट होती थी लेकिन रोशनी बहुत कम होती थी। उसके बाद क्या आया? आपका CFL आया, इसकी पावर और कम हो गई और ब्राइटनेस और अच्छी हो गई। अब क्या आया है? LED आया है, इसमें पावर और कम हो गई। अगर आप 20 वाट का LED ट्यूबलाइट या बल्ब लेकर आओगे तो पूरा कमरा रोशन हो जाएगा। इनफैक्ट ये 100 वाट के बल्ब से ज्यादा रोशनी देगा। तो हमने क्या किया? पावर सेविंग डिवाइसेस का इस्तेमाल किया, जहां पावर कम यूज हो। पावर कम यूज होगी तो रिसोर्स भी कम यूज होंगे, तो इस तरह से वो चीज ज्यादा दिन तक हमारी चल सकती है। फिर मैक्सिमाइजिंग द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी वो रिसोर्स जो फिर से नए हो जाते हैं, कभी खत्म नहीं होते, उसका हमें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। जैसे आपका सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया। अब ऐसा थोड़ी ना कि सोलर एनर्जी खत्म हो जाएगी, किसी दिन सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी या हवा चलना बंद हो जाएगी या लहरें उठना बंद हो जाएगी। ये तो हमेशा चलती रहेगी। तो अगर इस पे हम डिपेंड हो गए, इससे हम एनर्जी बनाने लगे, तो ये हमेशा चलेगी। तो इस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है
उसको भी आपको ओवर यूज़ नहीं करना है कि भैया रिन्यूएबल रिसोर्स है जितना चाहे इस्तेमाल कर लो। बहुत सारे रिन्यूएबल रिसोर्स भी ऐसे होते हैं जिनको हिसाब से यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल अगर हम लें ग्राउंड वाटर का, अगर हम इफ़ यू यूज़ मोर देन वॉट इज रिप्लेनिश्ड बाय रेन देन वी वुड बी ओवर यूजिंग द रिसोर्स। अब मान लो ये ज़मीन है और इसके नीचे यहाँ पर अंडरग्राउंड में पानी है, ठीक है। अब यहाँ पानी कैसे पहुँचता है भाई, बारिश होती है तो पानी जाता है यहाँ पर, फिर ट्यूबवेल के ज़रिए, हैंडपंप के ज़रिए, कुएं के ज़रिए इस पानी को हम निकाल लेते हैं। अब मान लो बारिश हुई और 100 लीटर वाटर नीचे ज़मीन के नीचे गया, अंडरग्राउंड में स्टोर हुआ, लेकिन हमने इससे ज़्यादा निकाल लिया, मान लो 150 लीटर हमने निकाल लिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो पानी का लेवल है वो कम होता जाएगा, क्योंकि जितना पानी अंदर जा नहीं रहा उससे ज़्यादा हम निकाल रहे हैं। तो इसी को हम कहते हैं ओवर यूज़, कि जितना बारिश के ज़रिए रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा है उससे ज़्यादा हम निकाल ले रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हम ओवर यूज़ कर रहे हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का भी ओवर यूज़ नहीं होना चाहिए, उसको भी हिसाब से यूज़ करना चाहिए। और हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, यानी अपना छत वगैरह पे जो पानी बरसता है उसको पाइप के जरिए अंडरग्राउंड में पहुंचा दें, ताकि अंडरग्राउंड वाटर वो ज़्यादा स्टोर हो सके, ठीक है। तो इन जरियों से, इन तरीकों से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये आकर यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और हमने बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरह से इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना मस्ट है। आप ये ना सोचो कि हमें आप बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप बार बार एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको ये चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसके लिए मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो बनाई थी, यानी इस चैप्टर को एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया भी है मैंने। वहाँ पर एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को मैंने अच्छे से समझाया है, तो आप उसे भी, उस वीडियो को भी डिटेल में देख सकते हो। तो वो सब कहाँ मिलेगी, आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो प्लेलिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी, आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे CBSE वर्ड्स, डी के बाद Z लगाना है और यहाँ पर क्लिक करके ओपन करना है। उसके बाद इस तरह से खुल जाएगा होम वीडियो प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, CBSE क्लास 10th आएगा। उसके अंदर आप देखोगे ये सारी प्लेलिस्ट है। तो जैसे इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारी इकोनॉमिक्स की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ जो मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाया था। और ये वाली जो वन शॉट वाली वीडियो है वो भी हर चैप्टर के बाद मैं उसे अरेंज कर दूंगा, यानी जैसे ही चैप्टर एंड होगा उस चैप्टर के आगे वन शॉट वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। वन शॉट वीडियोस के लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, क्लास 10th SST वन शॉट, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ क्लिक करोगे तो सारी जो CBSE क्लास 10th की प्लेलिस्ट है वो उसकी लिस्ट खुल जाएगी। तो वहाँ से जाकर आप जो भी वीडियो देखना चाहते हो दूसरे सब्जेक्ट की भी वो देख सकते हो। ओके, तो मेरा फेसबुक पेज है उसे भी आप लाइक कर लो और टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। और ये स्लाइड जो मैंने पढ़ाई इसको मैं PDF में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन होगा उसको दबाकर ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।